नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम देखते हैं दृष्टि आईएएस का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, ठीक है। जिसमें जो है हम सबसे पहले अगस्त का देखेंगे और अगस्त से चलते चलते जो है जनवरी 2021 तक, ठीक है, जनवरी 2022 तक देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और आपको पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक ही है। तो इसमें जो है अगस्त की बात करें तो अगस्त में जो है 4 न्यूज़ केवल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी बात चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ हमारा है बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021, ठीक है। तो इसमें जो है चर्चा में क्यों रही थी, तो इसके बारे में बात करें तो बिहार विधानसभा ने जो है सर्वसम्मति से बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को जो है सर्वसम्मति से जो है पारित कर दिया है। ये न्यूज़ है। इसका जो है प्रमुख बिंदु अगर देखें तो बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं खेल व युवा मंत्रालय के जो मंत्री जो है डॉक्टर आलोक रंजन झा ने इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया था, ठीक है, पास हो चुका है। और इसके साथ ही ये जो है देश का जो है 6ठा राज्य बन चुका है खेल विश्वविद्यालय के संदर्भ में अगर देखा जाए तो। उल्लेखनीय है कि बिहार से पूर्व जो है गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु, राजस्थान जैसे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जो है खेल विश्वविद्यालय ऑलरेडी स्थापित किए जा चुके हैं। तो इसके बारे में अगर जानें बिहार इस विश्वविद्यालय के बारे में, तो ये जो है मुख्यालय इसका राजगीर नालंदा में हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त राजगीर में ही जो पहले से बन रहे हैं स्पोर्ट्स एकेडमी, तो इसी विश्वविद्यालय के अंदर जो है स्पोर्ट्स एकेडमी जो बन रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस विश्वविद्यालय में बिहार राज्य की महिला के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है। इससे बिहार को एक स्पोर्टिंग पावर बनने में मतलब सहायता मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे दिया गया है कि मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण जो है बिहार के अनेक प्रतिभावान खिलाड़ी जो है दूसरे राज्य की तरफ से खेलने लगते हैं। आप सभी को पता है कि ईशान किशन जो कि बिहार के हैं और उन्होंने झारखंड की तरफ से खेला था, क्योंकि वहाँ पे जो है बिहार में मूलभूत आवश्यक मतलब जो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही थी, इसलिए उन्होंने झारखंड की तरफ से खेला था। और इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अगला न्यूज़ अगर देखें, अगला न्यूज़ कौन सा है, तो जन्म मृत्यु का विवरण अब पोर्टल पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है बिहार सरकार जन्म मृत्यु विवरण पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय लिया है। और आधिकारिक सूत्र, इसमें प्रमुख बिंदु की बात करते हैं हम कि आधिकारिक सूत्र के अनुसार जो है कोरोना काल में हुई मौत के आंकड़े आने में हुई परेशानी के बाद ये जो है निर्णय लिया गया है। तो किसके द्वारा तैयार किया जाएगा ये देखते हैं। तो आईटी विभाग की ओर से यह पोर्टल तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इस पर जन्म मृत्यु का ब्यौरा अपलोड होने लगेगा, ठीक है। इसके साथ ही बिहार जन्म मृत्यु के आंकड़े में सार्वजनिक करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये न्यूज़ हो गया है कि यह जो है देश का पहला राज्य बन जाएगा, ठीक है। पोर्टल के माध्यम से है जन्म मृत्यु आंकड़े का सार्वजनिक किया जाएगा। और इसके लिए जो है इसका जो है क्रियान्वयन कौन करेगा, तो इसकी बात करें तो इसमें जो है अपलोड करने में तैयारी नगर विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। और आंकड़े अपलोड करने का दायित्व जो है वार्ड पार्षद पर रहेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे होगा, तो जैसे कि वार्ड पार्षद के माध्यम से वीडियो को भेजा जाएगा और वीडियो जो है जिला में भेज देगी और वहाँ से अपलोड हो जाएगा। इस तरह से कार्य किया जाएगा, ठीक है। अगला न्यूज़ हमारा है रोहतास के पांडुका में सोन नदी पर पुल निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। तो इसमें जो है अध्यक्षता में है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में है राज्य कमेटी की बैठक में जो है रोहतास के पांकुड़ा में सोन नदी पर 2 किलोमीटर लंबे पुल का जो है निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। तो इसमें क्या है, पुल बनाएगा कौन बनाएगा, तो बिहार राज्य पुल निगम इसको बनाने वाला है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति बिहार सरकार ने दे दी है, ठीक है। इसमें क्या है और इसकी और भी प्रमुख बात करें तो इसमें जो है झारखंड में गढ़वा जिले के श्रीनगर और बिहार के रोहतास जिले में नौहट्टा के पंडुका के बीच यह पुल बनने वाला है, ठीक है। और लगभग 68 किलोमीटर नई सड़क भी बनेगी। पुल के साथ जो है 68 किलोमीटर सड़क भी बनने वाली है। इसकी कुल लागत है 210 करोड़ 13 लाख रुपया और मार्च 2024 तक जो है ये पुल तैयार हो जाएगा, ठीक है।
अगला न्यूज देखते हैं। तो अगला न्यूज है हमारे पास, बिहार में पंचायत चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी थी। अगस्त का न्यूज है हालांकि। तो 24 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी हुई थी। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो घोषणा जो हुई थी, अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी हुई थी चुनाव के लिए, मतलब ठीक है। और 11 चरण में संपन्न हुआ है। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है इसमें, और कुछ खास नहीं है, ठीक है। बस दो न्यूज आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे। 24 अगस्त 2021 को अधिसूचना हुई थी और 11 चरण में संपन्न हुआ, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप आगे देखते हैं अगला मंथ का। तो आइए अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स का सितंबर का सीरीज। तो सितंबर में हम देख लेते हैं तो कौन कौन से न्यूज़ इसमें है। तो इसमें पहला न्यूज़ अगर बात करें सितंबर का, बिहार का, तो इसमें जो है नीति आयोग की रैंकिंग में जो है शेखपुरा स्वास्थ्य विभाग को देश में जो है 7वां स्थान मिला हुआ है। इसके बारे में देखते हैं। तो इसके जो है प्रमुख बिंदु हम देख लेते हैं पहले, कि कोविड के कारण उत्पन्न जो परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग द्वारा जिलेवार रैंकिंग जारी की गई थी, ठीक है। तो शेखपुरा के स्वास्थ्य विभाग को जो उपलब्धि जो है, उपलब्धि का आधार देख लेते हैं, ठीक है। तो मातृत्व स्वास्थ्य है, संस्थागत प्रसव है, सहित स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी के लिए, मतलब इसके जो है 3 आधार प्रदान मतलब बताए गए हैं कि 3 मतलब आधार पे जो है इन्हें 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा है? मातृत्व स्वास्थ्य, संस्थागत प्रसव सहित स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी के लिए इन्हें 7वां स्थान पूरे देश में जो है मिला है। आगे है नीति आयोग द्वारा जारी जिलों की रैंकिंग में पहला स्थान जो है मणिपुर के चांडेल, दूसरे स्थान पर झारखंड के साहिबगंज और तीसरे स्थान पर पंजाब के फिरोजपुर को मिला हुआ है, ठीक है। और 7वां स्थान पे हमारे बिहार को मिला हुआ है, ठीक है, शेखपुरा को। तो इसमें आगे है नीति आयोग के अनुसार कृषि, शिक्षा, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है शेखपुरा की स्थिति काफ़ी दयनीय होने के बावजूद भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि 7वां स्थान जैसे ही प्राप्त हुआ तो जिला स्वास्थ्य विभाग को 3 करोड़ के अतिरिक्त राशि का आवंटन केंद्र की तरफ से मिला है, ठीक है। तो ये एक अच्छा बात है। आगे है साराभाई मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो बिहार के जो है सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को, ठीक है। तो इसे वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें प्रमुख बिंदु है NCTS के अध्यक्ष चंद्रमौली जोशी ने बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर डिजिटल तरीके से हुए कार्यक्रम में बिहार के निवासी अनंत कुमार को इस संगठन की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई, ठीक है। चंद्रमौली जी के अनुसार अनंत कुमार करीब 2 दशक से कमजोर तबके के विद्यार्थी को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT में दाखिले से संबंधित परीक्षा जो JEE एडवांस के लिए कोचिंग दे रहे हैं, ठीक है। कमज़ोर तबके के जो लोग हैं उन्हें जो है JEE एडवांस में कोचिंग मतलब JEE एडवांस की तैयारी के लिए जो है कोचिंग दे रहे हैं। तो इसी के लिए मिला हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये कोई खास न्यूज़ नहीं था। तो आगे है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारा। बिहार में पोटास, क्रोमियम, निकेल का जो है खनन की जो है मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसमें जो है बिहार में औरंगाबाद और गया ज़िले में पोटास और रोहतास ज़िले में है क्रोमियम एवं निकेल। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि क्या है, औरंगाबाद तथा गया में जो है पोटास का खनन होगा और रोहतास ज़िले में जो है क्रोमियम तथा निकेल दोनों का खनन भारत सरकार ने इसके लिए बिहार सरकार को मंजूरी दे दी है, ठीक है। इसमें प्रमुख बिंदु देख लें अगर, तो नई दिल्ली में आयोजित खनिज की खोज पर आधारित उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें बिहार के खनन के लिए 4 ब्लॉक आवंटित किए गए, ठीक है, 4 ब्लॉक। तो जिसमें देख ले 4 ब्लॉक में कौन कौन से है, तो औरंगाबाद एवं गया में एक ब्लॉक आवंटित हुए हैं पोटास के लिए, ठीक है। और रोहतास ज़िले में रोहतास के लिए क्रोमियम एवं निकेल के एक माइनिंग ब्लॉक आवंटित किए गए। कुल 4 जो है माइनिंग ब्लॉक जो है आवंटित किए गए हैं। आगे है जो इनमें जो है इन खनिज के 4 ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। बिहार में रोजगार सृजन मतलब होगा, इससे अर्थव्यवस्था में मजबूती होगा और बिहार के खनिज भंडारण वाले राज्य में जो श्रेणी में थोड़ा सा तो आगे आएगा ज़रूर, क्योंकि खनिज के मामले में बिहार तो पता ही आपको कितना पिछड़ा हुआ है। तो इससे कुछ
थोड़ा बहुत जो है आएगा श्रेणी में आगे। नेक्स्ट है पोटास के द्वारा बिहार के खाद्य उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, खाद्य उद्योग को पोटास से बढ़ावा मिलेगा बिहार में। इसी प्रकार क्रोमियम एवं निकेल आधारित इस्पात उद्योग के लिए मतलब यूज होते हैं। तो आपको पता है कि इस्पात उद्योग में ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, आगे है उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने पुष्टि की है कि बिहार के औरंगाबाद एवं गया जिले में पोटास और रोहतास जिले में क्रोमियम एवं निकेल के भंडार भारी मात्रा में उपलब्ध है। इसी मद्देनज़र जो है देखते हुए इन्होंने खनन की मंजूरी दे दी है। अब अगला हमारा करंट अफेयर्स है 175 टन भार वाले उठाने वाली क्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें न्यूज़ में क्यों रहा था कि जमालपुर रेल कारखाना इंजीनियर एवं तकनीशियन द्वारा जो है 175 टन भार उठाने वाले क्रेन का डिजाइन एवं लागत संबंधी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय को सौंप दी गई है। ठीक है, तो आइए अब आगे हम इसका प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो प्रमुख बिंदु क्या क्या है इसमें, तो जमालपुर रेल कारखाना एशिया का पहला ऐसा रेल कारखाना है जिसमें 140 टन भार उठाने वाले क्रेन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी विशेषता यह कि 90 डिग्री पे एंगल पे भी यह काम कर सकता है। ठीक है, इससे पहले जो है महाराष्ट्र के परेल कारखाने में इसे क्रेन बनाने की कोशिश की गई थी, बट असफलता प्राप्त हुई, मतलब सफल नहीं हो पाए। तो आगे है इस अभी तक सिर्फ चीन और जर्मनी में ही 175 टन भार उठाने वाले क्रेन का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद बिहार में भी है जो है जमालपुर रेल कारखाना में इसका मतलब निर्माण किया जा रहा है। अगला हमारा है बिहार के ज़मीन से जुड़े विवाद की सुनवाई फिर से शुरू करेंगे DCLR। ठीक है, DCLR मतलब डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका चर्चा में क्यों है ये देख लेते हैं। 16 सितंबर 2021 को बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता यानी कि DCLR को फिर से ज़मीन से जुड़े विवाद की सुनवाई के लिए अधिकार मतलब दे दिया गया है, आदेश दे दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो इससे जो है इससे पहले 8 साल से यहाँ पे मुकदमा चल रहा था इसके ऊपर, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दखल के बाद DCLR को यह फिर से अधिकार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, आगे है इसमें जो है ये विवाद के बारे में जानकारी लेते हैं कि तो गौरतलब है कि बिहार भूमि विवाद निराकरण अभियान 2009 के जरिए DCLR को भूमि विवाद की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। बट ये क्या हुआ कि 2013 में महेश्वर मंडल नामक रैयत ने पटना हाई कोर्ट में इसे मतलब अधिनियम को चुनौती दे दी। तो उसके बाद जो है 2018 में जो है इस पर कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया था। तो और नवंबर 2018 में आदेश जारी कर DCLR के अदालत सुनवाई करने पर रोक लगा दिया गया था। अभी फिर से आदेश दे दिया गया है। ठीक है, आगे है बिहार के 40 कलाकार को सरकार ने दिया सम्मान। ठीक है, इसमें जो है बिहार के 40 कला, तो इसमें देखते हैं 16 सितंबर 2021 को बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के तत्वाधान में बिहार संग्रहालय में आयोजित राज्य पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान राज्य भर के 40 शिल्पियों और कलाकार को 2017-18 के लिए पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, आगे इसके बिंदु देख लेते हैं। तो इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने कहा बिहार सरकार राज्य हर जिले में एक हस्तशिल्प को विकसित करेगी और जिले की पहचान कर जिले का पहचान बनाया जाएगा उसके आधार पे। तो इसमें जो है राज्य पुरस्कार की राशि 22,000 से बढ़कर 50,000 रुपये कर दी गई। साथ ही राज्य मेगा पुरस्कार की राशि अब 11,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। ठीक है, इस तरह का न्यूज़ है। और राज्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकार हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप इसका देख सकते हैं, बस काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए बिहार को के जो है 2 कैडेट चयनित हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए बिहार के 2 कैडेट जो है चयनित हो चुके हैं। इसमें है 2019-20 के राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए पूरे देश में जो है चयनित 30 NSS स्वयं सेवक को में 2 बिहार के कैडेट भी शामिल हैं। तो इसमें आगे प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चयनित इन 2 कैडेट में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के JPM कॉलेज की छात्रा ममता कुमारी
छात्र ममता कुमारी तथा मगध विश्वविद्यालय के छात्र विशाल राज शामिल हैं। ठीक है, दो कैडेट में। आगे है, उल्लेखनीय है कि युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की इकाई राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा प्रत्येक वर्ष एनएसएस के अति सक्रिय स्वयंसेवक स्वयंसेविका कार्यक्रम पदाधिकारी एवं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वय में को राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। तो पूरे देश में 30 स्वयंसेवक, 10 कार्यक्रम पदाधिकारी और 2 कार्यक्रम समन्वय को प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 30, 10 और 2 प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है 2 बिहार के कैडेट भी शामिल हो चुके हैं। अगला है ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज। तो इसमें चर्चा में क्यों रहा था, तो बिहार के खाद्य संरक्षा आयुक्त एवं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से पटना के सभी जेल एवं अस्पताल की रसोइयों का हाइजीन ऑडिट शुरू किया है। मतलब पटना के जितने भी जेल हैं और अस्पताल की रसोई में है तो हाइजीन ऑडिट शुरू कर दिया है, इसका जांच किया जाएगा। तो इसमें जो है अप्रैल 2021 में आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी द्वारा ईट स्मार्ट चैलेंज प्रारंभ किया गया था अप्रैल 2021 में। ठीक है, तो इसमें स्मार्ट सिटी मिशन एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे इस चैलेंज में पटना सहित देश भर के 141 शहर ने भाग लिया था। ठीक है, 141 शहरों ने इसमें भाग लिया था। तो इसमें है क्या है, चैलेंज के अंतर्गत कम से कम 4 कैंपस, शैक्षणिक, कार्यालय, जेल और अस्पताल जहां खाद्य सामग्री बनाने में एवं खिलाने की व्यवस्था है उनकी 115 मापदंड के आधार पर हाइजीन ऑडिट कराई जाएगी। ठीक है, 115 मापदंड के आधार पर इसका जो है हाइजीन का टेस्ट और ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट में 85% अंक लाना अनिवार्य है। इन अंक के आधार पर FSSAI द्वारा कैंपस को ईट राइट कैंपस घोषित किया जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि पूरे देश में अभी मतलब आपने पढ़ा होगा कि 5 कुल रेलवे स्टेशन को मिल चुका है ईट राइट कैंपस का अधिकार। जैसे कि अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को मिला हुआ है ईट राइट कैंपस का मतलब पुरस्कार मिल चुका है। तो इस चैलेंज का उद्देश्य शहरी आबादी को सही भोजन विकल्प चुनने एवं स्वास्थ्य एवं खुशहाल राष्ट्र निर्माण में मदद करना इसका उद्देश्य है। अगला है देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बने रचित राज। ये भी हमने कई बार करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है। तो इसमें जो है हाल ही में बिहार के रचित राज जिनकी नियुक्ति कैमूर जिले के पुलिस अधीक्षक की गोपनीय शाखा में की गई है। पुलिस अधीक्षक के गोपनीय शाखा में की गई है। देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बने हैं ये। रचना से रचित बने रचित राज बिहार पुलिस के 2018 बैच के सिपाही हैं। आगे देखें तो इसमें 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार बनाम भारत संघ यानी कि नालसा बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की थी। आपने पढ़ा हुआ है नालसा बनाम भारत संघ में जो जजमेंट हुआ था। तो गौरतलब है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिसमें सेवा से इनकार करना या शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अनुचित व्यवहार शामिल है। इससे में रचित राज की नियुक्ति ट्रांसजेंडर व्यक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है इसे। अगला करंट अफेयर्स हमारा है पराली प्रबंधन का रोहतास मॉडल। तो इसमें जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के रोहतास मॉडल को पूरे राज्य में यहाँ पे लागू किया जाएगा रोहतास मॉडल को। तो इसमें क्या क्या है ये देख लेते हैं। रोहतास मॉडल है क्या, तो रोहतास मॉडल के तहत एस्ट्रोबलर नामक मशीन की सहायता से उच्च दबाव वाली पराली कंप्रेस्ड बंडल बनाया जाता है। मतलब हाई प्रेशर क्रिएट करके पराली को कंप्रेस्ड बंडल बनाया जाता है और इस बंडल को डेयरी समिति में बेचा जाता है, जहां इसका प्रयोग चारे के रूप में किया जाता है। और इससे न केवल कृषक को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है, बल्कि पशुपालक के चारे से संबंधित समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है, और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा मिल सकता है इससे। उल्लेखनीय है कि कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के इस पराली प्रबंधन
मॉडल को मई 2021 को में जो है इको एग्रीकल्चर अवार्ड से सम्मानित इस पराली प्रबंधन को मिल चुका है। 2021 का जो है इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 इस मतलब मॉडल को, रोहतास मॉडल को मिल चुका है। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा है शैक्षणिक पर्यटन के लिए बिहार के 5 स्थल को चयनित किया गया है। ठीक है, शैक्षणिक मतलब जो है स्थल के लिए शैक्षणिक पर्यटन के लिए जो है, ठीक है। इसमें देखते हैं तो यूजीसी द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूजीसी द्वारा छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में जो है 100 स्थल को चिन्हित किया गया है, जिसमें जो है बिहार के 5 स्थल संबंधित हैं। तो ये 5 स्थल कौन कौन से हैं ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो इसमें 5 स्थल के बारे में देख लेते हैं। सासाराम हो जाएगा, जहाँ राजगीर हो जाएगा, बोधगया होगा, नालंदा हो गया और वैशाली। ठीक है, सासाराम, राजगीर, बोधगया, नालंदा तथा वैशाली जो है 5 स्थलों को चयनित किया गया है। तो इस पर्यटन स्थल का निम्न मतलब विवरण दिया गया है। तो क्या क्या है, तो नालंदा जो है 5वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संघर्ष मतलब संरक्षण में जो है अधीन विकसित हुआ था। बोधगया की बात करें तो बोधि वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सही है। उसके बाद वैशाली में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक विशाल शक्तिशाली गणराज्य था, जहाँ लिच्छवी शासक द्वारा बुद्ध के निवास के लिए ये जो है निर्माण करवाया गया था। महावन में कटाग्रशाला का निर्माण। ठीक है, अगला है राजगीर। राजगीर में गौतम बुद्ध के 8 महास्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है राजगीर, इसलिए इन्हें विकसित किया जा रहा है। इसके बाद है सासाराम। रोहतास जिले में से सासाराम के निकट चंदन शहीद से प्राप्त मतलब लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिससे मौर्य विजय की पुष्टि होती है। इस तरह से कुल जो है बिहार में 5 स्थलों को जो है जो शैक्षणिक पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स है जल जीवन हरियाली अभियान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिहार राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जो है अगस्त 2021 की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें पूरे प्रदेश में बक्सर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, अगस्त 2021 में रैंकिंग जारी हुई थी। तो इसमें इन मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो यह रैंकिंग ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 10 आयामों के आधार पर निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किसके द्वारा निकाला जाता है, ग्रामीण विकास विभाग, और आधार कितने हैं, 10 आयाम पे निकाला जाता है, प्रत्येक माह जारी की जाती है। ठीक है, अगस्त 2021 की रैंकिंग में बक्सर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वहीं गया को द्वितीय, जहानाबाद को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखना है आपको। आगे है इस रैंकिंग में आप देख लीजिए यहाँ पे कि शिवहर को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी ध्यान रखना है आपको, और राजधानी पटना को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला न्यूज़ है हमारा देश का पहला महिला कमांडो दस्ता गठित किया गया है, जो कि देश का जो है पहला राज्य है बिहार। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चुनी गई 92 महिला सिपाही को महाराष्ट्र के मुदखेड़ स्थित सीआरपीएफ सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिलाई गई। ठीक है, 3 महीने के प्रशिक्षण में इन्हें बड़े बड़े हमले को नाकाम किया और विशेष परीक्षण के साथ छोटे बड़े अत्याधुनिक हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। तो मुख्यमंत्री सुरक्षा के अलावा एटीएस एवं एसटीएस में इसकी तैनाती होगी। ठीक है, ये न्यूज़ था और ये हमारा लास्ट न्यूज़ था सितंबर का। तो आइए अब अगला मंथ यानी कि अक्टूबर का देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं अक्टूबर का न्यूज़। ठीक है, तो अक्टूबर में क्या क्या न्यूज़ बना है तो इस पर चर्चा करें। तो इसमें जो है नीति आयोग के तर्ज पर एक रैंकिंग जारी की जाएगी तो बिहार में। ठीक है, ये न्यूज़ है। तो इसमें क्या है कि बिहार के जो है योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने नीति आयोग के तर्ज पर जो है 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जो है पूरे प्रदेश में जिलेवार रैंकिंग की घोषणा नीति आयोग की तरह जो है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो है मतलब रैंकिंग जारी की जाएगी, पूरे जिलेवार रैंकिंग। तो यह रैंकिंग मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो यह रैंकिंग सतत विकास लक्ष्य के लिए निर्धारित प्रमुख जो है 17 मानक इसमें होंगे। ठीक है, कुल जो है 17 मानक के आधार पर इसको रैंकिंग दी जाएगी जिले को। ठीक है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें और भी है, और क्या है कि इसमें जो है ये लिखा हुआ है मुख्य सचिव अमीर सुहानी ने राज्य के सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जो है लक्ष्य को लेकर जिला सूचकांक फ्रेमवर्क तैयार करने को मतलब जिले में जो सूचकांक तैयार किया जाए उसके लिए फ्रेमवर्क मतलब तैयार करने को कहा है सभी जिलाधिकारियों को। ठीक है,
इसमें क्या क्या अवलोकन किया जाएगा। इसमें जो है गरीबी उन्मूलन हो गया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सुविधाएं हो गया, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो जाएगा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा जैसे सतत विकास लक्ष्य को के विभिन्न आयाम जो है कुल 17 आयाम को इसमें नोट किया जाएगा और उसके आधार पर जो है रैंकिंग दिया जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं आगे। तो उल्लेखनीय है कि सतत विकास के उद्देश्य को पूरा करने हेतु सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था। तो उसी के तर्ज पे है जो बिहार में भी किया जा रहा है। ठीक है, तो यह वर्ष 2016 से 30 के लिए वैश्विक एजेंडा है। आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 विकास जो है 17 सतत विकास लक्ष्य को अपनाया गया है और 30 तक के लिए वैश्विक एजेंडा बनाया गया था और इंडिया में जो है 16 को लागू हुआ था ये। अगला न्यूज हमारा है बिहार में बेरोजगारी की स्थिति। तो इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है कि 1 अक्टूबर 2021 को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा किसके द्वारा जो है ये ध्यान रखना है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी किया गया आंकड़ा है। ठीक है, बिहार में अगस्त के मुकाबले सितंबर में 3.6 से बेरोजगारी में कमी आई है। तो ये एक न्यूज़ है, तो इसमें जो है इसलिए इसको कवर किया गया है कि बेरोजगारी में जो है अक्सर बढ़ोतरी होती है बट यहाँ पे जो है मतलब कमी आई है बिहार में, तो इसलिए इसका न्यूज़ बना है। अब मुख्य बिंदु देखें इसमें, तो अगस्त माह में बेरोजगारी 13.6% थी, वही सितंबर माह में 10% हो गई है। ठीक है, 3.6% की कमी हो गई है। यद्यपि बिहार में बेरोजगारी का राष्ट्रीय औसत जो है 6.9% से ज़्यादा है, जो कि एक बड़ी चिंता का कारण है। तो यही है और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, आगे है नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य। ठीक है, ये तो हमेशा से ही रहता है नीति आयोग की रिपोर्ट में। तो इसमें चर्चा में देख लेते हैं क्यों है। तो देश भर में जो है जिला अस्पताल के कामकाज पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें बिहार की स्थिति को सबसे दयनीय जो है बताया गया। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है इसमें, स्पष्ट है कि बिहार के जिला अस्पताल में बेड की संख्या देश भर में न्यूनतम है। मतलब पूरे देश में जो है बिहार में सबसे न्यूनतम बेड की संख्या है और जनसंख्या कुछ ज़्यादा ही है, जो प्रति लाख 1 लाख आबादी पर 6 बेड, केवल 6 बेड है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे। 1 लाख की आबादी पर केवल 6 बेड है यहाँ पे बिहार में उपलब्ध है, जो कि बहुत ही कम है। होना कितना चाहिए इसमें देख लेते हैं। इसमें रिपोर्ट में दिया हुआ है कि रिपोर्ट में प्रति लाख आबादी पर बेडों की संख्या औसत जो है 22 होना चाहिए। ठीक है, बहुत कम है इसका, औसत से भी बहुत कम है, 6 बेड है केवल। बेडों की उपलब्धता के मामले में शीर्ष स्थान पर दिल्ली है 59, शीर्ष स्थान पे 59 और कर्नाटक 33 बेड है। ठीक है, निम्नतम बिहार एवं झारखंड 9 बेड है। झारखंड भी बिहार से अच्छा प्रदर्शन में है। ठीक है, बिहार में औसतन 8 अस्पताल में डायग्नोस्टिक टेस्टिंग सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। आगे है बिहार में 1 लाख की आबादी पर क्रियाशील बेड की संख्या के मामले में सदर अस्पताल सहरसा शीर्ष पर है। मतलब क्रियाशील बेड की संख्या में मतलब सहरसा को अच्छा स्थान मिल चुका है इसमें। ठीक है, तो अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है बिहार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा निदेशालय के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। तो ठीक इसमें क्या है कि बिहार सरकार द्वारा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग ने पिछड़ा एवं अति पिछड़ा निदेशालय ठीक है के संबंध में गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है, इसके लिए है निदेशालय बनाया जाएगा। तो इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, तो निदेशालय के गठन में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण की योजना को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए में इससे जो है आसानी होगी तथा योजनाओं को अच्छी तरह से निगरानी भी की जा सकेगी इसके माध्यम से। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान देने के लिए कल्याण विभाग से अलग राज्य सरकार की ओर से विशेष विभाग का गठन किया जाएगा और अच्छी तरह से देखा जाएगा इस। ठीक है, तो इसमें है नेक्स्ट है हमारा सभी पंचायत में पुस्तकालय वाला देश का पहला बना पूर्णिया। मतलब सभी पंचायत में पूर्णिया में जो है पुस्तकालय है, तो ये जो है देश का पहला ज़िला बन चुका है। तो ये अच्छा न्यूज़ है, एक पूर्णिया में जो है सभी पंचायत में पुस्तकालय बन चुका है।
तो इसमें हाल ही में बिहार के पूर्णिया जिला में देश का एक प्रथम जिला बना है जहां सभी ग्राम पंचायत में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान से प्राप्त किताब में से जो है पुस्तकालय खोले गए हैं। तो ये न्यूज़ हमने इससे पहले भी कवर किया है। महत्वपूर्ण बिंदु है पूर्णिया जिला अधिकारी राहुल कुमार की पहल पर 25 जनवरी के किताब दान अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कनगेर प्रखंड के परोरा पंचायत से की गई। ठीक है, ये न्यूज़ है। तो इस अभियान के तहत साक्षरता के मामले में पिछड़े इस जिले में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आपको पता है कि शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है पूर्णिया जिला, सबसे लोवेस्ट जो है यहाँ पे साक्षरता है। अगला न्यूज़ है गंगा डॉल्फिन की गणना। तो गणना 5 अक्टूबर 2021 को भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा गंगा डॉल्फिन दिवस के पर जो आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जो है डॉल्फिन गणना की घोषणा की है। और ये किया जाएगा, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। तो सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र में जो है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, इसके तहत जो है किया गया है। ठीक है, और डॉल्फिन की गणना वैज्ञानिक, वन विभाग, गैर सरकारी संगठन, विशेषज्ञ तथा स्थानीय लोगों की भागीदारी से की जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आगे देखते हैं। तो गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और IUCN की रेड लिस्ट में यह लिप्तप्राय में जो है श्रेणी में गंगा डॉल्फिन को रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है गंगा जल उद्दाह योजना। तो इसमें है 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल उद्दाह योजना के कार्य की समीक्षा की गई है। तो इसमें जो है समीक्षा की गई, इसका मतलब इससे पहले ही बन चुका था ये। ठीक है, समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने बताया कि मूल योजना का कार्य जो है मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2021 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा है। तो इसमें क्या है, हाथी द मोहनाजे तेतर अबगिल्ला कुल 150 किलोमीटर की पाइपलाइन से लगभग 118 किलोमीटर पाइप बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। तो इसमें क्या है कि गंगा जल उद्दाह योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से ज़िले हैं इसमें इसके तहत। तो ये है राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के ज़िले को जो है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय में 2 नए जज की नियुक्ति हुई है। ये कोई खास है नहीं, तो उसका आप नाम सिर्फ देख लीजिए कि पटना उच्च न्यायालय के महानिदेशक नवनीत कुमार पांडे तथा रजिस्ट्रार विजिलेंस सुनील कुमार पवार को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ खास नहीं इसमें। नेक्स्ट है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। ये क्या है कि हाल ही में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर बिहार में भी प्राइस मॉनिटरिंग एवं रिसोर्स यूनिट का गठन किया जाएगा और कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। ये जो है औषधि जन की जैसे कि बहुमूल्य औषधि है, इसका अत्यधिक ज़रूरत होता है, तो उसका जो है उसका मूल्य का जो है निर्धारण किया जाएगा, प्राइस को मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि कई लोग जो है उसे बढ़ाकर दाम में बेच लेते हैं, तो उसका जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो इसमें क्या है, राज्य में दवाओं की कालेबाजारी एवं मनमानी कीमत वसूली पर नियंत्रण के लिए औषधि नियंत्रण निदेशालय द्वारा इसके अधीन गठन किया जाएगा। इसके लिए जो इसके अधीन नियंत्रण निदेशालय के अधीन इसका गठन किया जाएगा। ठीक है, राज्य स्तर पर बनने वाली यह इकाई जो है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य करेगी। इसमें देखिए दवाई का नाम दिया है, तो कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी से जुड़ी बीमारियों की दवा का मूल्य नियंत्रण किया जाएगा और इसका मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है, दवाओं की गुणवत्ता एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ता को जागरूक करना भी इसका कर्तव्य होगा। ठीक है, इस तरह के यूनिट निर्माण करने वाला बिहार जो है देश का 16वां राज्य होगा।
इससे पूर्व यूपी, केरल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में इस तरह का यूनिट गठन कर चुका है, इन्होंने किया है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार देश का पहला राज्य जहां सभी घर में प्रीपेड मीटर लगेंगे। ये भी आपने सुना होगा न्यूज, 2025 तक इसे पूरा करना है। तो इसमें क्या है खास न्यूज, तो बिहार कैबिनेट बैठक में राज्य के सभी घर में प्रीपेड मीटर लगाने के संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इसमें खर्चा कितना आएगा देख लेते हैं। तो 1100 करोड़ रुपये का खर्चा है और अगले 42 महीने में इसे पूरा करने का लक्ष्य है। ठीक है, अगला मुख्य बिंदु है, परियोजना का पूरा होते ही बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। ठीक है, जहां सभी घर में प्रीपेड मीटर लगेंगे। प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस, मतलब कुल जो है नॉर्थ बिहार हो गया, साउथ बिहार हो गया और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी कॉरपोरेशन हो गया और EEL हो जाएगा, एनर्जी एफिशिएंसी EES यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। ये जो है कुल इतना है, इसके द्वारा जो है लागू किया जाएगा। इसमें क्या है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि बिल्कुल नहीं ली जाएगी। खर्च का वहन बिजली कंपनियां करेगी। स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर लगाने पर उपभोक्ता को बिजली बिल में 3% की छूट दी जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि 3% जो है छूट दी जाएगी लगाने पर। अगला न्यूज है अमित खरे। तो ये कौन है, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा अमित खरे की प्रधानमंत्री सलाहकार के रूप में नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया गया। तो ये जो है 85 के बिहार झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं और 30 सितंबर को उच्च शिक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए हैं। ठीक है, और इन्होंने बिहार में के चारा घोटाला को उजागर किया था अमित खरे। ठीक है, और देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का नया स्वरूप देने का महत्वपूर्ण इसमें इसका योगदान रहा है अमित खरे का। अगला न्यूज है बिहार में डायरिया का प्रकोप। तो बिहार के औरंगाबाद के बाद पश्चिमी चंपारण जिले में डायरिया का मामला तीव्र वृद्धि यहाँ पे देखा गया था। ठीक है, ये कुछ खास न्यूज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह। ठीक है, शताब्दी समारोह मनाया गया। तो 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। ठीक है, आगे है इसका प्रमुख बिंदु क्या है कि 25 फीट ऊंचे इस स्मृति स्तंभ की स्थापना जो है मुख्य भवन के 100 वर्ष पूरे की याद में जो है बनाया जा रहा है। और विधानसभा का यह भवन 1920 के मार्च महीने में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 1920 में मार्च महीने में। आगे है बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को 1920 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद 7 फरवरी 1921 को विधानसभा के नवनिर्मित भवन में पहली बैठक हुई थी। वर्तमान में 17वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 7 फरवरी 1921 को पहली बैठक वहाँ पर जो है हुई थी। ठीक है, आगे है 7 फरवरी 1921 को पहली बैठक में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने गवर्नर के तौर पर भाग लिया था और अंग्रेज के समय यह भवन बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आज़ादी के बाद हुए चुनाव के बाद 1952 में पहली बार विधानसभा की बैठक हुई। तब विधानसभा में 331 सदस्य थे और वर्तमान में आपको पता है कि 243 सदस्य हैं और इसमें कुछ खास नहीं है, PDF में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे है विपश्यना ध्यान। ये क्या है, बिहार विधानसभा भवन 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए गए शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपश्यना ध्यान के लिए 15 दिन की छुट्टी, सरकारी छुट्टी देने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना जंक्शन के पास बुद्धा स्मृति पार्क में विपश्यना केंद्र बनाया गया है। इसमें शामिल होने वाले इच्छुक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को सरकार की तरफ से 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी।
बुद्धा स्मृति पार्क में करुणा स्तूप बुद्ध स्मृति संग्रहालय का निर्माण कराया गया है। इससे पहले मेडिटेशन केंद्र बनाया गया था, बाद में फिर विपश्यना केंद्र बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें आगे देख लेते हैं। तो इसमें इस केंद्र में जो है 10 दिन का रहना खाना बिल्कुल फ्री होता है। फिलहाल बिहार के 5 जगहों में पर विपश्यना केंद्र चल रहे हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि 5 जगह पर जो है विपश्यना केंद्र चल रहे हैं। इसमें पटना के अलावा जो है बोधगया, मुजफ्फरपुर, नालंदा और वैशाली में भी सेंटर बनाया गया है। पटना, बोधगया, मुजफ्फरपुर और नालंदा और वैशाली। अगला है न्यूज कृषि यंत्र बैंक। तो इसमें देखें तो 23 अक्टूबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रबी महाभियान प्रारंभ करते ही कृषि विभाग ने इसके लिए विभिन्न योजना की घोषणा की है। तो कृषि यंत्र बैंक बनाया जाएगा। कृषि विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के 13 जिलों में सरकार द्वारा जो है 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 13 जिलों में जो है 328 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इस यंत्र बैंक की स्थापना बिहार के नवादा, कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, गया, औरंगाबाद, बांका, जमुई, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जैसे आकांक्षी जिले में की जाएगी। तो ये कुल 13 जिले हैं जिसमें जो है 328 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जाएगी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देख लेते हैं कि कृषि यंत्र बैंक के लिए सरकार 80% अनुदान देगी। ठीक है, जिसकी अधिकतम सीमा 8 लाख रुपये तय की गई है। अगला न्यूज है मनरेगा कार्य में महिलाओं की 54% हिस्सेदारी। ठीक है, तो हाल ही में प्रकाशित आंकड़े के अनुसार बिहार के मनरेगा कार्य में महिला की हिस्सेदारी पुरुष की तुलना में अधिक है 54% है। ठीक है, तो इसमें और देख लेते कुछ प्रमुख बिंदु। तो इसमें जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 में अभी तक राज्य में 10 करोड़ 23 लाख रोजगार दिवस का सृजन हुआ है, जिसमें महिला की भागीदारी 54% रही है। ठीक है, इसमें निबंधन कराने वाले पुरुष की भागीदारी मात्र 42.83% है, वही महिला का भागीदारी 57.17% है। ठीक है, तो इतना ही तक था अक्टूबर का। अब देखते हैं नवंबर। तो आइए अब देखते हैं नवंबर का न्यूज। तो नवंबर में पहला न्यूज हमारा है तो वैक्सीन मित्र चैटबॉट। ठीक है, 2 नवंबर 2021 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है वैक्सीन मित्र चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। तो इसका क्या है ये, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या है। तो बिहार सरकार ने यह चैटबॉट मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के साथ मिलकर लॉन्च किया है। यह जो है चैटबॉट जो है पूछा जा सकता है कि किसकी सहायता से ये लॉन्च किया गया है, तो व्हाट्सएप की सहायता से लॉन्च किया गया है। तो यह व्हाट्सएप API प्लेटफॉर्म की नवीनतम सहज क्षमता के साथ बनाया गया है, जो उपयोगकर्ता को त्वरित उत्तर चुनने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये जो है चैटबॉट तैयार किया गया है और इसके लिए कौन कर रहा है, तो व्हाट्सएप। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें और क्या है कि दोनों भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है। और इसमें क्या होगा कि टीके के बारे में जो है जागरूकता पैदा करने में मदद करता है और निकटतम टीकाकरण केंद्र की जानकारी उपलब्ध यह जो करवाएगा। तो इस चैटबॉट का प्रयोग करने के लिए व्हाट्सएप प्रयोगकर्ता को इतना नंबर पर हाई लिख कर भेजना होगा, तो उधर से अपने आप रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अगला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। तो इसमें क्या है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में विकास वृद्धि स्तंभ में बड़े राज्य की श्रेणी में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो है बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखना है। मुख्य बिंदु है इसमें कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स बेंगलुरु आधारित एक थिंक टैंक है। ठीक है, बेंगलुरु आधारित एक थिंक टैंक है
पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया जाता है यह, ठीक है। और इसकी गणना जो है 3 आधारभूत स्तंभ इक्विटी, विकास वृद्धि और संधारणीयता के आधार पर की जाती है, ठीक है। 3 आधार है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स निकालने के लिए। और इस सूची में इक्विटी के स्तंभ में बड़े राज्य की सूची में बिहार को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, जबकि गुजरात को प्रथम एवं उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पायदान पर, यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में जो है अंतिम पायदान पर है और बिहार को जो है 12वां स्थान प्राप्त हुआ है और गुजरात को वहीं प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विकास, ठीक है। अब पहले हमने देखा कि इक्विटी स्तंभ वाले में जो है बिहार को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं विकास वृद्धि स्तंभ में जो है बिहार को अंतिम स्थान यहाँ पे विकास वृद्धि के स्तंभ में मिला हुआ है और प्रथम स्थान पे इसमें जो है तेलंगाना है, ठीक है। उसके बाद संधारणीयता स्तंभ वाले में जो है बिहार राज्य में जो है 17वां स्थान प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों मतलब अलग अलग इंडेक्स पे जो है इंडेक्स दिया गया है, इसमें जो है तीनों आधार में इंडेक्स बताए गए हैं। तो इसमें इक्विटी में जो है देख लेते हैं 12वां स्थान, विकास वृद्धि में 18वां स्थान जो कि अंतिम है और संधारणीयता में जो है 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ओवरऑल रैंकिंग में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल रैंकिंग में केरल प्रथम स्थान, तमिलनाडु सेकंड स्थान और बिहार उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम पायदान पर है। अब अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ है हमारा, पटना में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले को मिलेगा इनाम। तो ये कोई खास न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें देख लेते प्रमुख बिंदु। दूसरी डोज को बढ़ावा देने के लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा यह आयोजित किया गया है, तो आप सभी को पता ही है। तो इस तरह से जो है लकी ड्रॉ मतलब शामिल हो सकते, लकी ड्रॉ किया जाएगा और इसके तहत पुरस्कार निम्नवत है। प्रथम पुरस्कार बजाज पल्सर होंडा एक्टिवा, द्वितीय पुरस्कार 32 इंच की LED टीवी और तृतीय पुरस्कार एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन और चौथा जो है सातवां पुरस्कार जो है प्रेशर कुकर दिया जाएगा, ठीक है। अगला न्यूज़ है हमारा, छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। तो यह जो है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में अवस्थित जो है, यहाँ पे देखें तो बिहार के नालंदा जिले में राजगीर में अवस्थित नालंदा विश्वविद्यालय में छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो है 7 से 9 नवंबर तक चला था और इसका आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय एवं इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय तथा इंडिया फाउंडेशन के मतलब संयुक्त रूप से इसके द्वारा किया जा रहा है। इसका थीम है कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म परंपराएं, ठीक है। इसमें आगे कुछ बिंदु देख लेते हैं। तो इसमें उपराष्ट्रपति ने कहा कि शेयर एंड केयर भारतीय दर्शन का मूल तत्व है तथा भारत विजेता बनने को नहीं बल्कि ज्ञान बांटने को लेकर विश्व का गुरु बना था, जिसमें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। इस तरह से जो हुआ था। आगे देखते हैं, बिहार के 8 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार, 8 हस्ती को मिला है। तो इसमें कौन कौन है ये देख लेते हैं सिर्फ। तो इसमें है डॉक्टर सुजय कुमार गुहा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र से, डॉक्टर श्री विमल कुमार जैन सामाजिक कार्यकर्ता, श्रीमती शांति जैन कला क्षेत्र में, श्री डॉक्टर शांति राय चिकित्सा में, श्री श्याम सुंदर शर्मा कला क्षेत्र में, रामजी सिंह सामाजिक क्षेत्र में और वशिष्ठ नारायण सिंह मरणोपरांत मिला हुआ है, मरणोपरांत मिला है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, ठीक है, ठीक है। तो ये जो 7 था कुल पद्म पुरस्कार और एक पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो ये देखिए, पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में उसकी सेवा के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया और ये कुल 7 जो थे ये पद्म पुरस्कार थे, ठीक है। हालांकि अभी 2000 अगला भी आ गया है। तो इसमें 2020 में जो है 147 पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें कुल 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री शामिल है।
आगे है बिहार के 5 हस्तियों को मिला पद्म पुरस्कार 2021। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें 5 हस्ती कौन कौन है। तो 5 हस्ती को मिला है, तो इसमें जो है 4 हस्ती को पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। तो कौन है, दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, दिलीप कुमार और मृदुला सिन्हा, ये मिला है। और इसके अलावा जो है रामविलास पासवान को जो है पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें है नवंबर 2020 के लिए बिहार के कुल 8 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, और वहीं 2021 के लिए देश में कुल 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार, 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो तो पुराना वाला था, हालांकि बाद में ही जारी हुआ है, लेकिन 2021 वाला आपसे पूछा जा सकता है कि 119 हस्तियों को पद्म और 119 हस्तियों को कुल पुरस्कार मिला है। उसमें जो है पद्म विभूषण 7 और पद्म भूषण 10 और पद्मश्री 102 को प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस के अवसर पर अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में जो है मुसहर बच्चों के लिए जो है काम करने वाले डॉक्टर शंकर नाथ झा को, ये ध्यान रखिएगा, तो मुसहर बच्चों के लिए शिक्षा के लिए जो कार्य किया था, तो डॉक्टर शंकर नाथ झा को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शंकर नाथ झा, ध्यान रखिएगा इसमें। तो इसके बारे में देख लेते हैं। शंकर नाथ झा जो है जमुई में 56 केंद्र चला रहे हैं, जिसमें जो है 5500 मुसहर बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। जमुई के हैं शंकर नाथ झा। आगे है स्कॉच गवर्नेंस गोल्डन अवार्ड। तो इसमें क्या है कि हाल ही में वर्चुअल रूप से आयोजित 75वें स्कॉच सम्मेलन बिहार को स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, किसके लिए मिला हुआ है, तो वहीं ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन चल रही मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को जो है स्कॉच संस्थान द्वारा रजत पुरस्कार प्राप्त किया, मतलब दिया गया है। ठीक है, इसमें प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो बिहार को यह अवार्ड लोक सेवा की ऑनलाइन प्रदायगी और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ये जो है स्कॉच अवार्ड गोल्डन अवार्ड मिला है। ठीक है, तो बिहार ई लोक सेवा के रूप में अपनाए गए नवाचार की अनूठी पहल के जो है क्रियान्वयन के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है असर रिपोर्ट। ये क्या है, तो 16वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ग्रामीण 2021 जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालय के नामांकन में वृद्धि हुई है, ये बताया गया इस रिपोर्ट में। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चे की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 3.6% की वृद्धि हुई है। अगला है 2020 में बिहार के सरकारी विद्यालय के नियमित बच्चे की संख्या परसेंटेज है 76.9% थी। अगली न्यूज़ की बात करें तो अगला न्यूज़ है बिहार एथलेटिक्स मीट। तो ये क्या है कि आयोजित बिहार एथलेटिक्स मीट का खिताब रोहतास की टीम ने जीत लिया है। तो ये है क्या, इसमें देख लेते हैं, प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो इसमें जो है LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में आयोजित 87वें बिहार जूनियर व सीनियर एथलेटिक्स मीट का ओवरऑल खिताब जो है रोहतास की टीम ने जीता है। वही मुजफ्फरपुर टीम ने ओवरऑल रनअप का खिताब हासिल किया है। ठीक है, ये है। अगला है न्यूज़, लोग की शिकायत सुनने में किशनगंज रहा अव्वल। तो ये न्यूज़ है कि मतलब लोगों की शिकायत सुनने में जो है किशनगंज जिला जो अव्वल रहा है। ठीक है, इसमें जो है अंक जो प्रदान किया गया था ये देख लेते हैं। तो रैंकिंग में किशनगंज को 86% अंक के साथ प्रथम स्थान दिया गया था।
वहीं 77 अंक के साथ गया जिले को दूसरा स्थान पे और वैशाली को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, गया को दूसरा और वैशाली को तीसरा और किशनगंज को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और सबसे नीचे स्थान पे जो है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला करंट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। इसमें क्या है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 राज्य की रैंकिंग में बिहार को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा था ये बिहार को 17वां स्थान ऑल ओवर रैंकिंग में मिला था। तो इस रैंकिंग में बिहार को नागालैंड के साथ संयुक्त रूप से 17वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका मतलब सुधार हुआ है काफ़ी। राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ प्रथम और पश्चिम बंगाल अंतिम स्थान 28वां स्थान है। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्वेक्षण में जो है छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं अगर 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर की सूची में देखें तो कुल 48 शहरों की राज्य की राजधानी में 48 शहर में जो है मतलब पीछे से चौथा स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि 44वीं रैंक प्राप्त हुई, जबकि पिछली बार 47वीं यानी कि मतलब लास्ट रैंक प्राप्त हुई थी। ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा वाली आबादी में जो है 48वां स्थान जो है पटना को मिला है, 44वां स्थान पटना को मिला है। और 50,000 से 1 लाख आबादी वाले शहर सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में बिहार के सुपौल को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहर सिटीज फीडबैक कैटेगरी में सुपौल को देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देश भर में यहाँ पे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है। उसके बाद है अगला है गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की सूची में मुंगेर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जबकि राजधानी पटना तृतीय स्थान पे है। ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो है गंगा के शहर मतलब गंगा के किनारे वाले शहर में मुंगेर को द्वितीय स्थान और पटना को तृतीय स्थान। अब देखते हैं नेक्स्ट करेंट। तो नेक्स्ट है बिहार को मिला नया एक्सप्रेसवे। तो कौन कौन सा है? तो हाल में केंद्र सरकार ने गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक नए एक्सप्रेसवे निर्माण की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है, जिसका अधिकतर हिस्सा बिहार के विभिन्न जिलों से गुजरेगा। तो ये एक्सप्रेसवे कहाँ से गुजरेगा? तो ये ध्यान रखिएगा आप, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज जिले से जो गुजरेगी। ठीक है, और इसका बिहार में कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, ये देखिएगा। और ये एक्सप्रेसवे पूरा संपूर्ण हिस्सा जो है ग्रीनफील्ड होगा। इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा और उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच आवागमन द्रुत एवं सरल हो जाएगा इसके तहत। अगला न्यूज हमारा है राष्ट्रीय पारिवारिकी स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5वां जो है बिहार में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तो इसमें NHFS 4 में जो है 5 में जो है बताया गया है कि लिंगानुपात में जो है बिहार में वृद्धि हुई है। तो इसके बारे में देखें तो कितनी वृद्धि हुई है? तो 1062 से 1090 हो गया है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या प्रमुख बिंदु इसमें दिया गया है। तो बिहार में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात केवल 982 है। ठीक है, ये दर्शाया गया है, बताया गया है। और ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 1011 है, 1111 है। ठीक है, और सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पे देखिए, सर्वेक्षण के अनुसार जो है 15 से 49 आयु वर्ग की महिला में साक्षरता दर केवल 55% है, जो कि चिंता का कारण है। ठीक है, उसके बाद आगे पॉइंट देखें तो शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण में 48.1% था, मतलब 48.1 था शिशु मृत्यु दर, वही जो घटकर जो है 46.8 हो गया है प्रति 1000 में। ठीक है, अगला है पॉइंट परिवार नियोजन के मामले में भी सुधार हुआ है, ये देखिएगा। तो 4 में जो है 4 में कितना था? 24.1% महिला का परिवार नियोजन हो चुका था। और यहाँ 5 में देखिए काफ़ी वृद्धि हुई है, 55.8% परिवार नियोजन हो चुका है बिहार में। ठीक है, अगला पॉइंट है 63% महिलाएं जो है एनीमिया के शिकार थी पिछले सर्वेक्षण में, और इस सर्वेक्षण में 60% जो है मतलब 3% का गिरावट आया है एनीमिया के शिकार में। ठीक है, और आगे देखते हैं कुल प्रजनन दर में भी पिछले सर्वेक्षण में 3.4 से घटकर 3% मतलब 3 हो गया है।
3.4 पहले पिछले सर्वेक्षण में था और 3 अभी रह गया है, मतलब फर्टिलिटी रेट में। अगला है एसडीजी शहरी सूचकांक 2021 में पटना का खराब प्रदर्शन रहा है शहरी सूचकांक में। तो इसमें जो पटना को 56 शहर में जो है 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें पटना को परफॉर्मर श्रेणी 50 से 64 में रखा गया है, परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है पटना को। 56 शहर में से 52वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि काफ़ी खराब स्थिति है। नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी इंडेक्स जारी किया गया है, प्रथम बार जारी किया गया है। और 56 नगरीय क्षेत्र को 77 सूचकांक में प्राप्त की गई प्रगति के आधार पर, मतलब कुल जो है 77 सूचकांक के आधार पर जो है रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें सर्वाधिक अंक शिमला है, शिमला को सर्वाधिक अंक मिला है और पटना को इतना स्कोर प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में शहर को कुल 4 श्रेणियों में बांटा गया है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एक्सपीरियंट। मतलब परफॉर्मर की श्रेणी में पटना है, ये ध्यान रखिएगा, 4 श्रेणी में। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 1 शून्य गरीबी के प्राप्ति के मामले में पटना को केवल 45 स्कोर प्राप्त हुआ है, जबकि एसडीजी लक्ष्य 8 को प्राप्त करने के मामले में पटना को सबसे खराब प्रदर्शन किया है पटना ने, और केवल जो है 17 स्कोर मिला है। किस चीज़ को, मतलब एसडीजी 8 को प्राप्त करने में केवल जो है 17 मतलब रैंक मिला है, स्कोर मिला है। एसडीजी 12 में जो है पटना का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 100 स्कोर प्राप्त किया है, 100 स्कोर एसडीजी 12। एसडीजी 12 में क्या है, सतत उपभोग एवं उत्पादन प्रतिरूप सुनिश्चित करना। ठीक है, अब देखते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021। इसके अनुसार बिहार देश का सबसे गरीबी राज्य है। ठीक है, ये जो है जारी किया गया था हाल ही में नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है इसमें। तो इसकी रिपोर्ट के अनुसार बिहार की 51.91% जो है जनसंख्या गरीब है, वहीं केरल राज्य की न्यूनतम गरीबी राज्य है, केरल राज्य में है न्यूनतम गरीबी है। इसमें जो है और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बिहार में 51.88% जनसंख्या कुपोषण के शिकार है। ठीक है, 51.88%, 91% गरीब है, जबकि 51.88% जो है कुपोषण के शिकार है। वही सिक्किम देश सबसे कम कुपोषित राज्य है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और देख लेते हैं। तो इसमें जो है बहुआयामी सूचकांक में बिहार 0.265 स्कोर प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 0.286 एवं शहरी क्षेत्र में जो है 0.117 बताया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं जिलेवार रैंकिंग। तो बिहार के किशनगंज सबसे गरीब जिला। ठीक है, 64.75% गरीब जनसंख्या यहाँ पे है किशनगंज में। ठीक है, सबसे गरीब जिला ये है। वहीं अररिया, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण एवं सुपौल सर्वाधिक गरीब जिले हैं। ठीक है, इसके बाद रैंकिंग में है अररिया, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण और सुपौल सर्वाधिक गरीब जिले हैं। तो पटना सबसे कम गरीब जिला है, जहां 29.20% जनसंख्या गरीब है। वहीं भोजपुर सेकेंड स्थान पे, सीवान तृतीय स्थान पे, रोहतास और मुंगेर क्रमशः है। ठीक है, अगला न्यूज़ है 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन ने जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 27 नवंबर 2021 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मेले में बेहतर प्रदर्शन कर लोगों को आकर्षित करने के लिए पवेलियन व कल्याण कलाकार को 6 श्रेणी में सम्मानित किया गया है। 24 राज्य की प्रदर्शनी के बीच बिहार राज्य के पवेलियन में स्वर्ण पदक हासिल किया है। बिहार राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, अब अगला न्यूज़ देखते हैं। बिहार द्वारा एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 की इकाई 1 का लोकार्पण किया है। नीतीश कुमार द्वारा एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 की इकाई 1 का लोकार्पण किया है।
तो इसमें क्या है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 600 मेगावाट के 3 यूनिट स्थापना करने का निर्णय ऊर्जा विभाग के द्वारा लिया गया था, जिसमें पहली यूनिट से उत्पादन प्रारंभ हो चुका है और मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे यूनिट का उत्पादन 2022 के एवं तीसरी यूनिट 2023 तक प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें काफ़ी न्यूज़ है। तो आइए दिसंबर मंथ का जो है पहला न्यूज़ हम देखते हैं। तो इसमें है बिहार विधानसभा में तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित हुआ है। ठीक है, तो ये तकनीकी सेवा आयोग का संशोधन विधेयक पारित हुआ है। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या किया जाएगा, इसके अध्यक्ष के कार्यकाल में परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, तकनीकी सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसके कार्यकाल में परिवर्तन किया गया है। और क्या है ये परिवर्तन, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो है 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक इसका जो है कार्यकाल होगा। 3 वर्ष और 70 वर्ष, जो भी प्रथम जो हो दूसरी जगह उसका कार्यकाल जो 3 वर्ष कर दिया गया है। यही संशोधन विधेयक जो है पारित हो गया है। इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, अगला न्यूज़ अगर देखें तो जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। तो आपको पता है कि जमुई के विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक है श्रेयसी सिंह, और जिसने जो है 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है 64th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल किया, जो कि पटियाला में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में श्रेयसी सिंह ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, जो कि पटियाला में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये कब से कब हुआ था, तो 22 नवंबर 2021 से आयोजन किया जा रहा है और 14 दिसंबर तक चला था ये। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक पारित हो गया। तो मतलब बिहार विनियोग विधेयक पारित हुआ है, तो आपको पता है। तो इसमें क्या किस चीज़ के लिए हुआ है, तो इसमें देखिए, तो विधेयक में समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि में 5,348 करोड़ रुपये का अनुपूरक प्रबंध कर दिया गया है। इसके अलावा और भी है कि पेयजल हेतु गंगा उद्धार योजना, मेट्रो रेल परियोजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, 7 निश्चय, ग्राम संपर्क, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सृजन परियोजना, 6,773 करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुबंध किया गया है। तो यही पास हुआ है बिल। ठीक है, मतलब बिल नहीं, वो क्या बोलते हैं, बिहार विनियोग विधेयक जो है पारित हो चुका है। ठीक है, आगे है बिहार के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन। ठीक है, तो इसमें जो है नीतीश कुमार ने नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। तो क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में नगर विकास एवं आवास विभाग की विभिन्न योजना का उद्घाटन हुआ है। तो जिसके अंदर 15 योजना का शिलान्यास और 12 योजना का उद्घाटन किया गया है। यही है बस, इसके अलावा कुछ खास नहीं इसमें। आगे है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, नटखट साइंस लैब। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा कि ये बिहार में कहाँ पे लागू किया गया है। तो ये जो है भागलपुर ज़िले में विभिन्न सरकारी स्कूल में नटखट साइंस लैब खोला जाएगा। तो इसमें इसके तहत क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो खुलने से छात्र छात्रा अन्य प्रोजेक्ट यानी कि टीचिंग मटेरियल, एग्जीबिशन के लिए मॉडल जो बनाया जाता है, उसके बाद जिला से राष्ट्र स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता तक के लिए मॉडल बन सकेंगे। ठीक है, इसमें किसी भी स्कूल के छात्र अपने मॉडल बना सकेंगे, अपने अनुसार जो है मॉडल तैयार करेंगे और उसे कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अमेरिका के एवाको फाउंडेशन और करुणोदय फाउंडेशन द्वारा संचालित नटखट साइंस लैब जिले के सिर्फ एक स्कूल प्राथमिक विद्यालय मुक्षदा में खोली गई है। ठीक है, यही है। इसके अलावा है लैब के प्रोजेक्ट हेड शेखर सुमन ने बताया है कि लैब में 7 शिक्षक को मास्टर ट्रेनर बनाया जा रहा है तथा इनके द्वारा अन्य स्कूल के शिक्षक को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, यही है। अगला न्यूज़ है हमारा, बिहार शिक्षा विभाग और अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है। हालांकि ये न्यूज़ हमने पहले भी बताया हुआ है। तो बिहार शिक्षा विभाग और अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बीच समझौता हुआ है MDM के लिए। ठीक है, आगे यहाँ आप देख लीजिए कि बेंगलुरु के अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बीच पटना, दानापुर, फुलवारी शरीफ के बच्चों को प्रधानमंत्री पोषण योजना, जिसका पूरा नाम मिड डे मील था, तो उसको चेंज कर दिया नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन के लिए समझौता हुआ है। यही खास न्यूज़ है। इसके अलावा इसमें और कुछ हालांकि है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या है कि शिक्षा विभाग स्थित मदन मोहन झा स्मृति सभागार में
विभाग द्वारा पटना जिला के अंतर्गत कार्यक्रम पदाधिकारी ये जो है ये एवं अक्षय पात्रा फाउंडेशन बेंगलुरु की ओर से फाउंडेशन के उपाध्यक्ष स्वामी अनंतवीर दास के ने जो है हस्ताक्षर किया है समझौते पर। यही है। इसकी तरह और कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसमें। तो मध्याह्न भोजन निदेशक सतीश चंद्र झा ने बताया कि दोनों पक्ष के समझौते के तहत शिक्षा विभाग द्वारा बलदेव उच्च विद्यालय दानापुर में, तो ये ध्यान से रख सकते हैं, बलदेव उच्च विद्यालय दानापुर में जो है आधा एकड़ की ज़मीन अक्षय पात्रा फाउंडेशन को दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीकृत रसोई घर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीकृत रसोई घर, ठीक है, उसके लिए आधा एकड़ ज़मीन जो है बलदेव उच्च विद्यालय दानापुर में इसको दिया जाएगा। बस इतना ही है। इसके अलावा आपको ये जो है अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक गैर सरकारी संगठन है, बेंगलुरु में इसका जो है मुख्यालय है, और 2000 में जो है कर्नाटक में 5 सरकारी स्कूल में 1500 बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसकर मध्याह्न भोजन कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, यह सरकारी संगठन, यह जो सरकारी संगठन सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल को मिड डे मील योजना को लागू करने तथा कक्षा की भूख को खत्म करने का प्रयास करता है। ठीक है, यही है। और अक्षय पात्रा फाउंडेशन का उद्देश्य कुपोषण का मुकाबला करना, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की जो है मदद करना, आगे शिक्षा आगे बढ़ने में। ठीक है, आगे है हमारा न्यूज़ पटना मेट्रो। तो इसमें क्या है कि कौन कौन सा ऋण देगा ये चर्चा है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करते हैं यूरोपियन यूनियन ADB यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जायका पटना मेट्रो निर्माण के लिए 8000 करोड़ रुपये तक कर्ज देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसमें जो 8000 करोड़ जो है वहाँ से ऋण लिया जाएगा और जो भी बचा है वो सरकार आवंटित करेगी। तो इसमें जो है 13,365 करोड़ में जो है 8000 करोड़ उधर से ऋण लिया जाएगा। तो कुल प्रस्तावित खर्च कितना है? 13,365 करोड़। ठीक है, इसमें जो है 60% राशि लोन से आएगा। ठीक है, और ये लोन किनके द्वारा दिया जाएगा? यूरोपियन यूनियन, ADB और जायका जो कि जापान सरकार की एजेंसी है। तो यही चीज़ है। तो इसमें पटना मेट्रो के थोड़े से देख लेते हैं। तो पटना मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दानापुर से प्रारंभ होकर पटना रेलवे स्टेशन होते हुए मीठापुर तक जाता है, और इसी तरह नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पटना रेलवे स्टेशन से आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, कुमरार बाईपास होते हुए न्यू ISBT तक जाएगा। ठीक है, यही है। इसके अलावा और कुछ खास नहीं इसमें। अगला न्यूज़ की बात करें तो इसमें है चैंपियंस ऑफ चेंज रिपोर्ट। तो ये क्या है? तो ये नीति आयोग ने चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। तो इसमें बिहार के 4 जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में देश में 5 से सर्वश्रेष्ठ सुधार वाले जिले में स्थान मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। तो इस डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग ने झारखंड के दुमका के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा जिले की रैंकिंग देश में क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे तथा 5वें स्थान पर करते हुए इन जिलों को परिवर्तन का चैंपियन घोषित किया है। ठीक है, कौन कौन जिला को है? जिला ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा को जो है परिवर्तन का चैंपियन घोषित किया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, और क्या है इसमें? तो नीति आयोग द्वारा ट्वीट कर सार्वजनिक की गई कि डेल्टा रैंकिंग अक्टूबर 2021 में जिले में प्रदर्शन के आधार पर क्रमशः 5 जिला दुमका, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा को नीति आयोग ने अक्टूबर 2021 के लिए आकांक्षी यानी कि एस्पिरेशनल जिला घोषित किया है। यही है। बस इसमें आपको जो है ये जिला याद रखना है जिसका चैंपियंस मतलब चेंजर अवार्ड से मतलब परिवर्तन का चैंपियन घोषित किया गया है। तो मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा ये सब है जिला। अगला न्यूज़ है हमारा 50+2 स्कूल में साइंस लैब तैयार करेगा IIT। तो IIT के द्वारा जो है 50+2 स्कूल में जो है साइंस लैब बनाया जाएगा। ठीक है, यही आपको न्यूज़ ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत IIT पटना ने जिले के 7+2 स्कूल में साइंस लैब स्थापित करने और शिक्षक को तकनीकी दक्षता संबंधी प्रशिक्षण कार्य आरंभ कर दिया है तथा अन्य जिलों में मार्च तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। तो मतलब IIT पटना के द्वारा 7+2 स्कूल में जो है इसका जो है क्रियान्वयन किया गया। शुरुआत में जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया गया था इसको इसमें।
ठीक है। अगला है, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया उद्घाटन। तो स्वास्थ्य विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ठीक है, तो इसमें क्या है, विकास भवन में स्वास्थ्य विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है विकास भवन में, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है कि एक मिनट, निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का यह देश में पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। मतलब जो है स्वास्थ्य विभाग का देश में जो है पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इसके माध्यम से क्या होगा कि इसके माध्यम से सभी स्वास्थ्य केंद्र की मॉनिटरिंग की जाएगी, मेडिकल उपकरण सहित डाटा की निगरानी एवं उसके विश्लेषण किए जाएंगे। मतलब स्वास्थ्य केंद्र की मॉनिटरिंग किया जाएगा और मेडिकल उपकरण सहित डेटा का जो है निगरानी एवं उसका विश्लेषण किया जाएगा। तो इसका जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है मुजफ्फरपुर एवं नालंदा में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये यहाँ पे देख लीजिए, मुजफ्फरपुर और नालंदा में इसको जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका शुरुआत किया था। मुख्यमंत्री ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जिला अस्पताल मुजफ्फरपुर ओपीडी में डॉक्टर और मरीज के बीच बातचीत कर वहाँ इलाज की सुविधा और संबंध में जानकारी ली। साथ ही नालंदा अस्पताल ओपीडी का भी निरीक्षण किया था, ठीक है। यही है, देश में पहला है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजना का लोकार्पण, एक कार्यक्रम का आरंभ एवं शिलान्यास किया। तो ये सब कोई खास नहीं है, फिर भी इसकी प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। इसमें जो है संस्थान ने परिसर में टेलीमेडिसिन स्टूडियो यानी कि ई संजीवनी का शुभारंभ कर निरीक्षण किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कॉफ़ी टेबल बुक मीमांसा 2021 का विमोचन भी इसी के दौरान किया है। यही है। और कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष सचिव सह कार्यपालक निदेशक राज्य आयुष समिति अरविंदर सिंह, ठीक है, अपर कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति अनिमेश कुमार पराशर, ओएसडी स्वास्थ्य विभाग रेणु देबू, इस सब को जो है प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है, ठीक है। आगे है, ऊर्जा प्रक्षेत्र की विभिन्न योजना का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास। ये सब कोई खास न्यूज़ है हालांकि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ मुख्य बिंदु देखना चाहिए फिर भी। तो इसमें क्या है कि ये जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में लगने जा रहा है, जमुई और बांका में 100 मेगावाट। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है कि 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगेगा जमुई और बांका में 100 वाट का। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संयंत्र लगाए जाएंगे, इसमें 1000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी, ठीक है। और बिहार जो है देश का पहला राज्य बना है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा, जो कि 2025 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो ये हमने बताया भी था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो भी लगाएगा घर में तो उसे 3% अतिरिक्त जो है छूट दी जाएगी बिजली बिल में, ठीक है। और इसका जो है लगाने का जो है कोई भी शुल्क उपभोक्ता से नहीं लिया जाएगा। इस तरह से कुछ प्रोत्साहन दिया गया है कि 3% छूट मिलेगा, आप लगाइए स्मार्ट प्रीपेड मीटर। तो मार्च 2025 तक जो है पूरे बिहार में लग जाएगा ये, ठीक है। आगे है समाज सुधार अभियान। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मोतिहारी के गांधी मैदान में दीप प्रज्वलित कर बिहार में समाज सुधार अभियान की शुरुआत कर दी है। तो कहाँ से? मोतिहारी के गांधी मैदान से समाज सुधार आंदोलन अभियान शुरू किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में शराबबंदी लागू की गई है तो उसी को जो है क्रियान्वयन करना है ठीक से, इसके लिए समाज सुधार आवश्यक है। यही बोला गया इसमें। और इसमें जो है और क्या है, इस मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से लोग बाहर निकलने का लोग को जो है आह्वान किया है। इस दौरान जीविका दीदियों ने स्वागत गान गाया और कला जत्था के कलाकार ने नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता का जो गीत होता है उसे प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री जीविकोपार्जन योजना, ठीक है, के तहत 4.5 करोड़ रुपये की राशि जीविका दीदियों को डमी चेक के रूप में प्रदान की गई। साथ ही 7252 स्वयं सहायता समूह को बैंक के द्वारा 95 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि का भी डमी चेक मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किया गया। तो यही है।
आगे हैं सुशासन सूचकांक 2021। तो ये आपको पता है कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर जो है सहकारिता मंत्री, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें बिहार को जो है ग्रुप बी में रखा गया है और वहाँ पे जो है 6ठी रैंक प्राप्त हुई है सुशासन सूचकांक में। ठीक है, तो इसमें जो है समूह ए है, 4 श्रेणी है इसमें, समूह ए, समूह बी, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 4 समूह में जो है इसमें रखा गया है। तो समूह बी में जो है 6ठा स्थान मिला है बिहार को, और समूह ए में जो है पहला स्थान गुजरात को मिला है। यहाँ पे देख लीजिए कि और वहीं समूह बी में देख लीजिए कि मध्य प्रदेश टॉप पे है और प्रथम रैंक, और गुजरात ग्रुप ए में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें है बिहार पिछले सूचकांक 2019 की तुलना में अपने स्कोर में 5% की वृद्धि की है और पिछली बार इसका स्कोर 4.40 था और इस बार कितना है 4.624। ठीक है, इतना स्कोर इसमें बिहार को मिला हुआ है। आगे बिहार ने मूलतः सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता, समाज कल्याण, विकास क्षेत्र तथा न्यायिक सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्र में सुधार किया है। तो सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्र पर आधारित है, जिसमें बिहार की रैंकिंग निम्न है। तो कुल 10 क्षेत्र में जो है किस किस में कौन सा रैंक मिला है बिहार को, ये देख लेते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? कृषि संबंधित क्षेत्र में जो है 6ठा रैंक मिला है, वाणिज्य उद्योग 7वां रैंक, मानव संसाधन में तृतीय, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में तृतीय स्थान मिला है, सार्वजनिक अवसंरचना उपयोगिता क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रथम स्थान इसमें मिला हुआ है। आर्थिक शासन क्षेत्र में 5वां स्थान, सामाजिक कल्याण विकास में 8वां स्थान मिला है, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा में 7वां स्थान, पर्यावरण में 7वां स्थान और नागरिक केंद्र शासन इसमें जो है 4th स्थान, और ओवरऑल जो है 6th रैंक मिला है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रथम स्थान जो मिला है सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में प्रथम स्थान मिला है। अगला न्यूज है नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में बिहार। नीति आयोग द्वारा जो स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जारी किया गया, उसमें बिहार की स्थिति के बारे में चर्चा की गई है। इसमें है यह 4था संस्करण लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान रखना है आपको, और जिसमें समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन आधार पर राज्य की रैंकिंग दी गई। इसमें 3 ग्रुप बांटा गया है। समग्र इसमें 3 ग्रुप है, एक बड़ा राज्य, छोटा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें 3 ग्रुप में जो है बिहार का, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन मामले में बिहार 18वें पर स्थान पे है, वही केरल शीर्ष पे है। ठीक है, केरल प्रथम स्थान पे है बड़े राज्यों में स्वास्थ्य सूचकांक में, ये ध्यान रखना है। बिहार 18वां स्थान पे है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है, हमने बता दिया है। और छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, ये ध्यान रखिएगा। छोटे राज्यों में मिजोरम, और केंद्र शासित की बात करें तो केंद्र शासित का अच्छा, छोटे राज्य में मिजोरम और केंद्र शासित, क्या केंद्र शासित वाला कहाँ है, इसमें नहीं दिया है शायद। ठीक है, आगे है नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक एक भारित समग्र स्कोर है, जिसमें स्वास्थ्य प्रदर्शन के प्रमुख पहलुओं को शामिल करते हुए 24 संकेतक हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें जो है कुल 24 संकेतक के हिसाब से जो है मतलब रैंक जारी किया गया। यहाँ पे देख लेते हैं बड़े राज्य में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन में बिहार को 31 स्कोर के साथ 19 राज्यों में 18वां स्थान, यानी कि नीचे से सेकंड पे है बिहार का स्थान। वहीं केरल 82.20 स्कोर के साथ पहले स्थान पे, तमिलनाडु सेकंड स्थान पे और तेलंगाना 3rd स्थान पे है। और नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में, हाँ यहाँ पे लिखा है केंद्र शासित प्रदेश की जो खोज रहे थे अभी, चंडीगढ़ शीर्ष पे है। जबकि छोटे राज्य में कौन था? मिजोरम। छोटे राज्य में मिजोरम हो गया, बड़े राज्य में हो गया केरल और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, ये ध्यान रखना है आपको। आगे है मुख्यमंत्री ने IMA के 96वें राष्ट्रीय वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया है। तो इसके बारे में क्या है देख लेते हैं। तो इसमें है नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में IMA के 96वें राष्ट्रीय अधिवेशन का जो है दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया है। तो इसमें क्या होगा कि इस अवसर पर PMCH राज्य का सबसे पुराना अस्पताल है, आप सभी को पता ही है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाला जो है, और इसमें 4 वर्ष में 3 फेज में इसका कार्य किया जाएगा।
और 5400 से अधिक बेड यहाँ पे मतलब इसका अस्पताल बनाया जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या है, NMCH, ठीक है, इसमें भी 2500 बेड होगा। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया में मेडिकल कॉलेज में जो है 2500 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। और दरभंगा में दूसरे एम्स का निर्माण कराया जाएगा, ये आपको तो पता ही है, ठीक है। कार्यक्रम के दौरान विशेष आउटलुक पत्रिका स्मरिका का विमोचन मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया है। आउटलुक पत्रिका एवं स्मरिका का विमोचन इसी मतलब समय किया है, यही है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। तो आइए अब देखते हैं जनवरी का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जनवरी में कौन कौन सा न्यूज़ बना है ये हम देख लेते हैं। तो जनवरी की बात करें तो इसमें जो है थोड़ा सा जूम कर लें इसका, तो इसमें जो है पहला न्यूज़ हमारा है जनवरी का, मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। तो बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल महत्वपूर्ण एजेंडे पर निर्णय लिया गया है। तो इसका जो है प्रमुख बिंदु हम देखते हैं। तो है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र नाथ पांडे द्वारा बताया गया कि आपदा प्रबंधन विभाग ने अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को 4 लाख रुपये प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान राशि भुगतान किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है जिसकी मृत्यु हो गई है निकटतम आश्रित को जो है 4 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो ये जो है घोषणा की गई है, ठीक है। ये जो है एक इसके अतिरिक्त जो है 105 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दे दी गई है, ठीक है। आगे है आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्ति के निकटतम आश्रित को 50,000 रुपये प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान राशि की भुगतान करने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में वर्तमान उपबंध के अतिरिक्त 20 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दे दी गई है, ठीक है। ये है। इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा है वाणिज्य कर, एक मिनट यहाँ पे, वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत बिहार पेशा नियमावली 2021 में संशोधन की स्वीकृति दे दी गई है। आगे है नगर विकास आवास विभाग के अंतर्गत बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के आलोक में एक नए नगर निकाय मुंगेर में आसरगंज का गठन, 3 नगर निकाय मुजफ्फरपुर नगर निगम का विस्तार, ठीक है। दरभंगा से बिरौल तक घनश्यामपुर नगर पंचायत का क्षेत्र का विस्तार को स्वीकृति दी गई। तो ये है। आगे देखते हैं पटना में मिला दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2, ठीक है, BA.2, ठीक है, ये है। तो इसमें क्या है, पटना में दक्षिणी अफ्रीकी ओमिक्रॉन वेरिएंट का जेनेटिक पैटर्न BA.2 मिला है। यह वेरिएंट संक्रामक और तेज़ी से लोगों को चपेट में ले रहा है। तो इसमें क्या है कि इसके प्रसार के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैज्ञानिक व विशेषज्ञ ने इसे डेल्टा वेरिएंट के से 7 गुना ज़्यादा संक्रामक बताया। हालांकि विशेषज्ञ के मुताबिक डेल्टा के मुकाबले यह कम घातक है, ठीक है। WHO के अनुसार ओमिक्रॉन वेरिएंट पेंगो वंश के मूल B1.1529 में 3 वेरिएंट B1, BA.2 और BA.3 म्यूटेंट को ओमिक्रॉन लाइक भी कहा जाता है और इसे पहचानना ज़्यादा कठिन है। तो यही है और कुछ खास नहीं इसमें, ठीक है। आगे है अब बिहार में भी होगी सेब की खेती। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन सकता है, सेब की खेती जो है बिहार में भी होने वाली है। तो कृषि विभाग का पायलट प्रोजेक्ट 7 जिलों में शुरू हो चुका है। मतलब सेब की खेती के लिए जो है पायलट प्रोजेक्ट 7 जिलों में शुरू हो गया है। तो उस ज़िले का नाम सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन ज़िले हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर में 1-1 हेक्टेयर सेब की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी है, वैशाली भी है, बेगूसराय और भागलपुर, ठीक है। 4-3 कुल जो है 7 है। तो ये 7 जिले ध्यान में रखिएगा। अब इसके प्रमुख बिंदु देखते हैं। तो विशेष उद्यानिक फसल योजना के तहत 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सेब की खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर में 2-2 हेक्टेयर, जबकि मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार और समस्तीपुर में 1-1 हेक्टेयर में सेब की खेती के लिए प्रोजेक्ट
शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात है, तो ये ध्यान रखिएगा। वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर और इसके अलावा मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार और समस्तीपुर में जो है सेब की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। आगे है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सहायक निदेशक उद्यान प्रशांत झा ने बताया कि सेब की खेती के लिए चयनित किसान को वैशाली में देसरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। ठीक है, वैशाली में जो है देसरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वहाँ पे है, तो उसमें प्रशिक्षण इसके लिए दिलाया जाएगा। चयनित किसान को हिमाचल प्रदेश के हरिमन 99 वैरायटी का पौधा दिलाया जाएगा। तो ये जो है पौधा वैरायटी का जो है, ये सेब का वैरायटी का पौधा का वैरायटी है हरिमन 99। तो इसके प्रशिक्षण सहित एक पौधे की लागत लगभग 200 रुपये होगी। हिमाचल प्रदेश से ही किसान को प्रशिक्षण देने के लिए विशेषज्ञ भी आएंगे। अगला न्यूज़ है स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए बनेगा कानून। इसके लिए क्या कानून बनेगा इसमें देख लेते हैं। तो आपको पता है कि 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड पूरे बिहार में लग जाएगा, तो उसके लिए क्या क्या कानून हो जाएगा तो ये देख लेते हैं। तो बिजली कंपनी की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग को कहा गया कि बिहार में स्मार्ट मीटर रेगुलेशन बनाए जाने के लिए आयोग का रेगुलेशन का ड्राफ्ट जारी करना है। ड्राफ्ट जारी होने के बाद आम लोगों से उसे राय ली जाएगी और कंपनी भी अपनी ओर से उस पर अपना पक्ष रखेगा। तो यही है, और इसमें क्या कुछ खास नहीं। इसमें देख लेते हैं। तो लिखने के 25 तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए राज्य सरकार अपनी योजना शुरू की है। इस मद में 11,100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये है, तो 11,000 करोड़ का ये है कुल योजना है। ठीक है, अब तक 3 लाख से अधिक मीटर लग चुके हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे है राज्यपाल ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश को जो है मंजूरी दे दी है। नगर पालिका संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दिया है। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो अध्यादेश में संशोधन करते हुए प्रावधान किया गया है कि बिहार के प्रत्येक शहर की सरकार के प्रमुख उप प्रमुख वहाँ के नगर निकाय की सीमा में रहने वाले मतदाता के वोट से निर्वाचित होंगे। आगे है बिहार के सभी 19 नगर निगम। तो यहाँ पे नगर निगम की भी संख्या देख लीजिए कि कुल है बिहार में कुल कितने नगर निगम है, 19। ठीक है, यहाँ पे डाटा भी आ गया, 19 नगर निगम है के महापौर, उप महापौर तथा 89 परिषद, 155 नगर पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए इस प्रणाली को लागू किया गया है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास क्या आया कि बिहार में कुल नगर निगम जो है 19 हो गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पहले 11 था आपको पता है। तो इसके अलावा काफ़ी चीज़ है, तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये भी है, नगर जो निकाय है बिहार में 263 नगर निकाय है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास आ गया है कि कुल 19 नगर निगम और 263 नगर निकाय। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डाटा आ गया है। आगे है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे बनेगा। तो हाल में बिहार पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि बिहार बंगाल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण की योजना शुरू की जा रही है। पटना से कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार की पहली सड़क होगी जो एज रिस्ट्रिक्टेड होगी। एज रिस्ट्रिक्ट मतलब दोनों तरफ से बंधा होगा। ठीक है, आगे है मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे बन जाने से बिहार से बंगाल जाने के लिए कुल 550 किलोमीटर की यात्रा आसान हो जाएगी। ये सड़क उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी ही होगी। ठीक है, एक मिनट, ये जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस की जैसी होगी। सरकार बहुत जल्द इसके लिए काम शुरू करने वाली है। तो इसके बनने से पूर्वोत्तर भारत की शेष भारत की कनेक्टिविटी जो है मजबूत हो जाएगी। 18,000 करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित लागत वाली 18,000 करोड़ की इसकी अनुमानित लागत है। ठीक है, तो इसमें पाँच ज़िले शामिल हैं। तो ये देख लीजिए, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे में पटना बख्तियारपुर शामिल है, बिहार शरीफ शामिल है, शेखपुरा, जमुई, बांका के कटेरिया होते हुए मधुपुर, दुर्गापुर, पानागढ़, ढलकुनी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
देवपुर में ये एक्सप्रेस वे एम्स को जोड़ने वाली प्रस्तावित 4 लेन सड़क को कनेक्ट करते हुए मधुपुर की ओर निकल जाएगा। इसे देवघर से बिहार की ओर बंगाल की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो यही है। तो इसमें आगे है पॉइंट है भारतमाला फेज 2 के तहत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पुराने भीड़ भाड़ वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 के विकल्प के रूप में काम करेगा ये। ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला न्यूज़ है बिहार में राम जानकी मार्ग को 4 लेन में बनाने की मंजूरी मिल गई है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि बिहार पथ निर्माण में नितिन नवीन को पत्र लिखकर जानकारी दी कि बिहार राम जानकी मार्ग को 4 लेन में बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो इसमें क्या है कि बिहार के पथ निर्माण विभाग मंत्री ने बताया कि करीब 240 किलोमीटर लंबाई में बन रहे राम जानकी मार्ग में सिर्फ 90 किलोमीटर ही 4 लेन मानक अनुरूप है। ठीक है, 90 शेष 150 किलोमीटर 2 लेन सड़क के रूप में प्रस्तावित है। तो केंद्र सरकार ने 150 किलोमीटर लंबाई को भी 4 लेन किए जाने का प्रस्ताव दिया है। मतलब ये बिहार के मंत्री द्वारा बताया गया कि 90 किलोमीटर 4 लेन बनेगा और 150 किलोमीटर जो है 2 लेन बनेगा। तो केंद्र सरकार द्वारा बताया गया है कि ये 150 किलोमीटर जो है उसको भी 4 लेन करिए। ठीक है, तो जिसे केंद्र की अनुमति दे दी गई। अब पूरा जो 240 किलोमीटर जो बनेगा तो 4 लेन मार्ग बन जाएगा। ठीक है। तो राज्य में राम जानकी मार्ग उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित महरौना से शुरू होकर सीतामढ़ी जिले में नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भिंटा मोड़ तक जाएगा। इसका कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। PM पैकेज बिहार 2015 के अंतर्गत इस पथ के 200 किलोमीटर भाग की 4 लेन सड़क में विकसित करने का काम NHAI द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, यही न्यूज़ है इसमें। आगे है बिहार के 3 बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट हो सकता है। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर PM ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल समारोह में जो 61 बच्चों को वर्ष 2021 और 22 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें 61 बच्चों इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जो है इस यहाँ पे 2020 और 2021 दोनों को मिला कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2020 में ये है 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 15 लड़के 14 लड़कियाँ शामिल हैं और ये देश के बच्चे सभी 9 क्षेत्र, ये इतना कुल क्षेत्र है। और इसी प्रकार 2021 में जो है 21 राज्य में 32 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये तो इसमें बिहार की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से बिहार के धीरज कुमार, नया वाला जो है ये है धीरज कुमार और पाल साक्षी सामाजिक सेवा को सम्मानित किया गया है 2022 वाला। जबकि पुराना वाला अगर बात करें तो दरभंगा की ज्योति कुमारी वीरता के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 2022 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 धीरज कुमार वीरता के लिए और पल साक्षी सामाजिक सेवा, वीरता और सामाजिक सेवा के लिए जो है बिहार के बच्चे को बाल पुरस्कार 2022 मिला है। तो ये जो है प्रधानमंत्री समारोह के दौरान राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत IIT कानपुर द्वारा विकसित ब्लॉकचेन संचालित तकनीक का उपयोग करके इसके लिए जो है डिजिटल प्रमाण पत्र इन सभी को दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 29 पहले था और सेकंड वाले में कितना है 32, तो कुल कितना हो गया 61। ठीक है, तो 29 पहले वाला था और इस बार वाला है 32। आगे देखते हैं। तो आगे है बिहार के 2 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिला है। तो पद्म पुरस्कार इस बार जो है केवल 2 व्यक्ति को मिला है। तो ये देख लीजिए। तो आपको पता है कि 73वें गणतंत्र के अवसर पर राष्ट्रपति ने 2022 के लिए 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा की है। तो इसमें जो है कुल कितना है ये आप ध्यान में रखिएगा। 128 में क्या है 4 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री है। तो ये कुल 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो बिहार के कौन है तो आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्य के लिए और शैवल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य शिक्षा में विशिष्ट योगदान को लिए जो है शैवल गुप्ता और आचार्य चंदना जी, ये 2 नाम आप ध्यान रखिएगा।
तो इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। इसके अलावा वो पद्मश्री के बारे में बताया गया है, तो ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है, ये आप सभी को पता है। तो इसमें जो है 128 पुरस्कार पद्म पुरस्कार है, जिसमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म विभूषण और 107 पद्मश्री है। तो इसमें जो है 34 महिलाएं हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि 128 में कुल 34 महिलाएं और 10 NRI यानी कि विदेशी, 34 महिला और 10 विदेशी को, और भी है 34 महिला, 10 विदेशी और 13 को मरणोपरांत पुरस्कार जो है ये दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। कुल 2 आदमी हैं बिहार के, आचार्य चंदना जी और शैबल गुप्ता, ठीक है। आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्य और शैबल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य के लिए मिला है। आगे है CM राहत कोष से कोरोना मृतक के आश्रित को 4-4 लाख। तो ये हमने अभी जस्ट बता ही दिया था, तो इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। आगे है वाहन स्क्रैपिंग के लिए छूट का निर्णय। तो इसकी बात करें तो इसमें देख लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि पुराने वाहन को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए वाहन खरीद पर राज्य सरकार द्वारा मोटर वाहन में टैक्स छूट प्रदान किया, टैक्स में जो है छूट प्रदान किया जाएगा। इस तरह का निर्णय लिया गया है। तो इसमें क्या क्या है पॉइंट देख लेते हैं। तो इसके तहत निजी वाहन की खरीद पर 25%, व्यावसायिक वाहन की खरीद पर 15% की छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। गौरतलब है कि 1 लाख रुपये तक के वाहन पर 1 से 8 लाख रुपये तक के वाहन पर 9 और 8 से 15 लाख रुपये तक के वाहन पर 10 से 15 लाख रुपये के ऊपर वाहन में 12% का टैक्स लगता है, ठीक है। इतना टैक्स लगता है। तो इसमें ऐसे में निर्णय में एक और राज्य में प्रदूषण कम होगा और नई गाड़ी की खरीद राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर राज्य में स्क्रैप यानी कबाड़ के उद्योग के लिए विकसित होंगे। इस तरह का निर्णय लिया गया है। निजी वाहन पे 25% और व्यवसायिक वाहन के खरीद पर जो है 15% टैक्स में छूट मिल जाएगा इसके तहत। तो आपको पता है कि मार्च 2021 में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसके तहत क्या है, पुराने वाहन को पुनः पंजीकरण से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा और नीति के अनुसार सरकारी वाणिज्यिक वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने और निजी वाहन जो है 20 वर्ष से अधिक पुराने पर जो उसका रद्द कर दिया जाता है, नहीं वो मतलब रजिस्ट्रेशन। आपको पता है राज्य सरकार की सलाह दी गई कि वो पुराने वाहन मालिकों को पुराने और अनुपयुक्त वाहन को स्क्रैप करने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए निजी वाहन हेतु 25% और वाणिज्यिक हेतु 15% का रोड टैक्स छूट में जो है छूट प्रदान किया जाएगा। और वाहन निर्माता ने उन लोगों को भी 5% छूट देंगे जो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट उपयोग करेंगे, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, जो भी वाहन को स्क्रैप करवाएगा तो उसे जो है उपयोग मतलब उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वहाँ से जो है नए मतलब जो है वाहन खरीद कर पंजीकरण शुल्क वहाँ पे जितना % लिखा हुआ है तो उतना माफ़ कर दिया जाएगा।